आरोही के पिता उठे और आरोही के पास पहुंचे। दुल्हन के श्रृंगार में आरोही किसी परीलोक की अप्सरा की तरह लग रही थी। उसने वही गहने भी पहने थे जो आशुतोष की फैमिली ने उसके लिए भिजवाए थे, लेकिन उसने शादी का वो जोड़ा नहीं पहना था जो कि उसके लिए स्पेशली डिजाइन करवाया गया था। राजेश जी ने ध्यान से देखा तो वो वही शादी का जोड़ा था जो उसकी मॉम ने उसके लिए लिया था। मिसेस राठी भी अब तक उठकर आरोही के पास आ चुकी थी। उन्होंने भी आरोही को एक ऐसा शादी का जोड़ा पहने देखा जो बेशक मित्तल के भेजे हुए जोड़े के मुकाबले बहुत ही सस्ता था। उन्होंने एक नजर शनाया और सैम की तरफ देखा। सैम ने उनके कुछ कहने से पहले जवाब दिया, बस यही छोटी सी प्रॉब्लम थी आंटी। आरोही उनका भिजवाया हुआ शादी का जोड़ा पहनने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं मित्तल परिवार के सभी लोग भी इस नजारे को देख रहे थे कि दुल्हन ने एक सस्ता सा शादी का जोड़ा पहन के रखा है। संजना को तो समझ नहीं आया कि बाजी कैसे पलटी। उसने धीरे से माया के कान में कहा, ये क्या माजरा है? इसने ये अजीब सी सस्ती वाली ड्रेस क्यों पहन के रखी है? हमने तो इसके लिए डिजाइनर ड्रेस भिजवाई थी। माया ने एक नजर संजना को देखा, फिर अपने बगल में बैठे अभिनव और गीता जी की तरफ देखते हुए बोली, लगता है कोई गड़बड़ हुई है, तभी दुल्हन ने हमारा भेजा हुआ जोड़ा नहीं पहना। हमें चलकर देखना चाहिए। माया की बात सुनकर अभिनव, गीता जी, माया और संजना चारों उठकर उसके पास पहुंचे। राजेश जी उस जोड़े को देखकर समझ गए थे कि ये वही जोड़ा है जो आरोही की मॉम ने लिया था। आरोही की शादी के लिए वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। एक आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह उन्होंने काफी पहले से आरोही की शादी के लिए गहने और शादी की बाकी चीजें बनवाना शुरू किया था। अब तक मित्तल परिवार के सदस्य भी आरोही के पास पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते हुए सबसे पहले संजना ने कहा, दुल्हन तो दूल्हे के घर से भिजवाया हुआ जोड़ा पहनती है ना शादी में? ये तो वो नहीं लग रहा। संजना की आंखों में बड़े गहरे राज थे। वो जानती थी कि उसकी खुराफात को किसी ने देखा है या नहीं। उसे लगा था जैसे उसका काम हो तो गया, लेकिन वो गलत थी। संजना की बात सुनकर राजेश जी पीछे घूमे। उन्होंने अभिनव और गीता जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कीजिएगा अभिनव जी, वो आरोही की माँ ने ये शादी का जोड़ा उसके लिए बनवाया था और आज आरोही अपनी माँ को याद कर रही है। इसी वजह से उसने वो वाला जोड़ा नहीं पहना जो आपने भेजा था। माफ कीजिएगा। राजेश जी की बात सुनकर अभिनव और गीता जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन माया बीच में बोल पड़ी, हाँ मगर दुल्हन को तो वही जोड़ा पहनना चाहिए था ना? संजना को लगा भले ही उसकी प्लानिंग की वजह से नहीं, लेकिन चलो किसी बहाने शादी में बवाल तो हो रहा है। वो खुश थी, आग में घी डालने के लिए तैयार। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अभिनव की आवाज उन सभी को सुनाई दी, ये आप बात बात पर हाथ क्यों जोड़ लेते हैं? अभिनव ने भी राजेश जी की तरह अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, माफी तो हमें मांगनी चाहिए, जो आरोही से पूछे बिना हम अपनी मन की किए जा रहे थे। राजेश जी को कुछ भी समझ नहीं आया वो क्या कह रहे हैं। तभी गीता जी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम जिस माहौल को एंजॉय कर रहे हैं वहीं आरोही के दिल में क्या बीत रही है। और रही बात शादी के जोड़े की, तो जिसकी बहू चांद जैसी हो उसको महंगे कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ही हुआ जो तुमने वो जोड़ा नहीं पहना बेटी। तुम्हारी माँ की चॉइस सच में लाजवाब है। इतना कहकर गीता जी आरोही की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। संजना के तो अरमानों पर पानी फिर गया था और माया भी चुप हो गई थी। लेकिन आरोही ने जब गीता जी और अभिनव के विचार सुने, उसे बड़ी राहत महसूस हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि मित्तल्स उनकी फीलिंग को समझ सकते हैं। उसने किसी को परेशान करने के लिए या किसी की बेइज्जती करने के लिए ऐसा नहीं किया था, बल्कि वो आज इस जोड़ी को पहनकर अपनी माँ को अपने करीब महसूस कर रही थी। राजेश जी को भी इस बात की खुशी थी कि मित्तल परिवार में उनकी बेटी को वैसा ही सम्मान मिल रहा है जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। उन्हें खुशी हुई कि उनकी वाइफ का फैसला सही था। अब चलिए भी भैया, दुल्हन के बिना शादी नहीं हो सकती। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि समीर भी अब तक वहां पहुंच चुका है। उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए, फिर बड़ी धूमधाम के साथ आरोही को शादी के मंडप की ओर लेकर जाने लगे। ये पहली बार था जब दुल्हन को मंडप ले जाने वालों में घर वालों के साथ साथ बाराती भी शामिल थे। गीता जी ने आरोही का एक हाथ पकड़ा, दूसरा हाथ मिसेस राठी ने। दुल्हन को उठाई जाने वाली चूनर अभिनव, समीर, शनाया, सैम ने चारों कोनों से पकड़ी और उसके सर के ऊपर किए हुए साथ साथ चलने लगे। दो परिवारों के एक साथ होने का बड़ा अच्छा नजारा था। दुल्हन को आता देख सभी मेहमान भी अपनी जगह से खड़े हो गए। सभी एक सुर में तालियां बजाने लगे। अब तक आरोही के मन में जो भी शंकाएं थी वो कम होने लगी थी। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान बिखर गई। सबने मिलकर आरोही को दूल्हे के पास बिठाया और पंडित जी ने एक बार फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुभ मुहूर्त ना निकले, इसीलिए वो जल्दी जल्दी रस्मों को करवाने लगे। ये पहली बार था जब आरोही आशुतोष के इतने करीब बैठी थी। आरोही ने अपनी नजरें तिरछी करके आशुतोष की तरफ देखा।
मंदिर की तरह अब उसका चेहरा सहरे से नहीं ढका हुआ था। आरोही ने देखा कि आशुतोष दिखने में किसी हीरो से कम नहीं लगता। उसका गोल चेहरा, उस पर चमकती हुई गहरी आंखें अपने अंदर बहुत से राज समेटे हुए थी। उसके शांत रहने की वजह भी शायद उसकी आंखों में ही थी, जिसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल था। तभी अचानक आरोही ने देखा कि वो इकलौती चोर नजरों से आशुतोष को नहीं देख रही थी, बल्कि आशुतोष भी चुपके से उसी की तरफ देख रहा था। और देखे भी क्यों ना, आरोही के सामने तो आज जैसे स्वर्ग की अप्सराएं भी शर्मा जाती। उसके चेहरे पर फैला उजाला चांद ही रोशनी की शीतलता लिए हुए था। आशुतोष को अपनी तरफ देखता जानकर आरोही थोड़ा झेप सी गई। उसने नजरें झुका ली। दोनों को देखकर बस यही लग रहा था जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पंडित जी ने मंत्रों के साथ रस्मों को पूरा करवाते हुए उन दोनों को फेरों के लिए उठाया। आरोही और आशुतोष के साथ साथ मंडप में बैठे हुए सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। सभी के हाथों में फूल और हल्दी वाले चावल थे, जो हर फेरों के साथ उनकी ओर उछाल कर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। रात की हल्की सर्दी, चांद की रोशनी के बीच तारों ने आज आशुतोष और आरोही के 7 जन्मों के रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद अब जश्न मनाने की बारी थी। मंडप से निकलकर आरोही और आशुतोष को एक छोटे से मंच पर बिठा दिया गया, जहाँ सभी एक एक करके उन्हें आशीर्वाद देने और उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आने लगे थे। अब क्योंकि शादी को बहुत ही सिंपल रखा गया था, इसीलिए कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं था। लेकिन सैम के रहने से कोई काम शांति से कैसे हो सकता है? अचानक से ढेर सारे पटाखों की चलने की आवाजें सुनाई दी और देखा सैम, समीर और शनाया के साथ मिलकर ग्राउंड में कुछ दूरी पर पटाखे जला रही है। नीला आसमान इस वक्त चांद की रोशनी के अलावा पटाखों की तेज लाइट से नहा गया था। रंग बिरंगी रोशनी आसमान के कैनवस पर बिखर गई थी। जश्न का मजा दोगुना हो गया था। उस नजारे को देख के सबने जोरदार ताली बजाई और इसी के साथ अभिनव ने राजेश जी को बधाई दी। इतने बढ़िया जश्न के बाद सबने साथ मिलकर डिनर किया और उसके बाद देर रात तक नाचना गाना चलता रहा। रात के 3 बजे सभी ने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया और एक एक करके सभी अपने अपने रूम में चले गए। कुछ मेहमान तो पहले ही वापस जा चुके थे। बाकी बचे हुए सभी मेहमानों के रुकने के लिए तैयार किए गए कमरों की तरफ वो चल पड़े। शादी का मंडप अब खाली हो चुका था। वहां सिर्फ टेंट निकालने वाले लोग मौजूद थे। वहीं कुछ दूरी पर रात के 3 बजे चांद की रोशनी के नीचे 2 और लोग थे जो टहल रहे थे। ये शनाया और समीर थे। काफी देर तक बिना कुछ कहे दोनों बस टहलते जा रहे थे। बात भी करें तो कैसे? उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद अचानक शनाया ने कहा, आरोही और आशुतोष दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे थे ना? हाँ, आशुतोष है इतना स्मार्ट और हैंडसम। समीर ने भी शनाया की बात का जवाब देते हुए कहा। लेकिन समीर की बात सुनकर शनाया एकदम से रुक गई। बोली, ओ हेलो, हमारी आरोही का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है ना? उसके आगे अच्छे अच्छे हैंडसम लड़के पानी कम है। शनाया के मुंह से पानी कम वाली बात सुनकर समीर को हंसी आ गई। शनाया का कहने का तरीका भी इतना फनी था। सही कह रही हो, आरोही और उसके साथ आए सभी खूबसूरत है। समीर ने थोड़ा लो वॉइस में ये सब कहा, लेकिन वो शनाया को सुनाने के लिए कह रहा था। शनाया ने जब उसके मुंह से ये बात सुनी थोड़ी शर्मा गई, लेकिन फिर भी उसके मन में समीर को थोड़ा और तड़पाने का ख्याल आया। उसने कहा, सही कहा तुमने, सैम भी बहुत खूबसूरत है और फ्रैंक भी। कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया उस पर? समीर ने जैसे देखा कि उसका तीर गलत निशाने पर जा रहा है, वो हड़बड़ा गया और हकलाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मेरा किसी पे दिल नहीं आया। वो तो सब बढ़िया रहा ना आज, अच्छी शादी थी। समीर वाकई में बहुत ज्यादा हड़बड़ा गया था। ये देखकर शनाया धीरे धीरे मुस्कुरा उठी। शादी का जश्न खत्म हो गया था और सुबह की पहली किरण ने दस्तक दी थी। अगली सुबह सभी के चेहरे पर खुशी थी। वो सभी ज्यादा देर तक सो नहीं पाए क्योंकि उन्हें अगले ही दिन मुंबई वापस आना था। सुबह उठकर सभी जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। महाराज जी ने सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता रेडी कर दिया और बहुत जल्द वो वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए। रवि अपने लोगों के साथ पहले से तैयार बैठा था। बाहर आकर वेट किए जा रहा था। शनाया फिर से एक्साइटेड थी क्योंकि उन्हें वापसी में फिर से आशुतोष के प्राइवेट प्लेन में जाने मिलेगा। नाश्ते के बाद सभी हवेली के बड़े से ग्राउंड में जमा थे। घर जाने के लिए तैयार थे। नौकरों ने रवि के इंस्ट्रक्शंस पर सभी मेहमानों का और घर वालों का सामान जल्दी जल्दी गाड़ी में लोड करना शुरू कर दिया। तब तक शनाया और सैम आरोही को अपने साथ लेकर बाहर आई। आरोही ने अभी भी वही शादी का जोड़ा पहना था और सुबह की रोशनी में पिछली रात से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। सुबह की हल्की रोशनी में उसके चेहरे का नूर देखने लायक था। आरोही के पिता ने उसे अपनी तरफ आता देखा, इमोशनल हो गए। आरोही भी चलते हुए उनके पास पहुंची, उनसे लिपट कर रोने लगी। ये बहुत ही इमोशनल सा पल था जब एक पिता को ये मालूम है कि उसकी बेटी
जिसे उसने बचपन से पाला, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, आज उसे बिछड़ के अपने ससुराल चली जाएगी। एक पिता के लिए इससे ज्यादा इमोशनल मोमेंट उसकी पूरी जिंदगी में नहीं हो सकता। अजीब कश्मकश में थे वो। जब उनके चेहरे पर खुशी भी थी, उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, तो वहीं एक दर्द भी था कि अब वो उनके साथ नहीं रहेगी। बचपन से जिसे अपने आंगन में खेलते देखा, जिसकी हर छोटी छोटी जिद के लिए दिन रात एक कर दिया, जिसके पहले दिन स्कूल जाने पर दिन भर उसकी फिक्र थी, आज वो बेटी इतनी बड़ी हो गई, अपने पिता को छोड़कर नए रिश्तों को निभाने चली है। राजेश जी की आंखें झरने सी फूट पड़ी थी। आरोही की आंखों से बहती धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी सैम और शनाया आगे आई। उन्होंने राजेश जी और आरोही को संभालने की कोशिश की। आरोही अपने सभी रिश्तेदारों से बारी बारी से मिल रही थी। उसके मामा मामी भी उसके पास आए थे। आरोही की मामी ने उसे एक छोटी सी सोने की गणपति मूर्ति देते हुए कहा, माफ करना बेटा, हम तो बस इतना ही कर सकते थे। काश तुम्हारी माँ भी होती तो। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, आरोही उनसे लिपट गई और माँ को याद करते हुए रोने से लगी। इस भावुकता से भरे पल में सभी भागीदार थे, सभी चुपचाप खड़े थे। कुछ देर बाद सैम और शनाया ने आरोही को संभाला, फिर सब वापस अपने अपने घर को जाने के लिए तैयार हो गए। आज की शाम मित्तल हाउस में एक छोटी सी रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, जहाँ उन सभी मेहमानों को बुलाया गया था जो शादी में नहीं आ सकते थे। असल में शादी को सिंपल रखने के लिए अभिनव ने किसी को भी बीकानेर नहीं बुलाया था। वैसे भी जब आरोही की मॉम इस हालत में थी तो सब ठीक नहीं लगता। रवि ने जल्दी जल्दी सभी मेहमानों को और घर वालों को गाड़ी में बिठाना शुरू किया। उन्हें एक एक करके रवाना भी करने लगे। शनाया यही सोच रही थी कि उन्हें किस गाड़ी में बिठाया जाएगा, लेकिन तभी शनाया ने जो देखा, उसके बाद तो वो बस बेहोश ही होने वाली थी। शनाया ने देखा कि सभी मेहमानों के वहां से जाने के बाद एक हेलीकॉप्टर वहां उतरा। वो एक 6 सीटर प्राइवेट हेलीकॉप्टर था जो आशुतोष का था। शनाया ये देखकर अपने होश खोते खोते बची। क्या वो लोग वापस हेलीकॉप्टर से जाएंगे? शनाया को तो ये सोचकर जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। सैम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि उसे अभी तक नहीं मालूम था कि आशुतोष के पास उसका खुद का हेलीकॉप्टर भी है। उसके पिता भी बिजनेसमैन थे और उसके लिए भी ये सब पहले ही देखी हुई चीजें थी। इसीलिए उसे अंदाजा था कि वो हेलीकॉप्टर कम से कम $10 मिलियन का होगा। सैम ने भी अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। उनसे कुछ ही दूरी पर वो हेलीकॉप्टर उतरा और उसमें से 2 पायलट बाहर निकल कर आए। असल में वो सिंगल पायलट ऑपरेटेड ही था, लेकिन ऑप्शन के लिए उसमें 2 पायलट ऑपरेटिंग भी थे। वो दोनों पायलट उनमें से उतरकर वहीं खड़े हो गए। शनाया ने अभिनव की ओर देखते हुए कहा, क्या हम लोग? उसके तो मुंह से आगे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आप लोगों के लिए ही है। समीर, तुम भी साथ में जाओगे। अभिनव की बात सुनकर समीर तुरंत हरकत में आ गया और आरोही, शनाया और सैम को उस हेलीकॉप्टर में बिठाने लगा। उसके बड़े बड़े पंखे और जमीन पर उनकी आती तेज हवा, शनाया के लिए तो ये सब कुछ होश उड़ाने वाला था। समीर और आशुतोष दोनों सामने पायलट सीट पर बैठ गए, जबकि समीर ने आरोही, शनाया और सैम को पीछे बिठा दिया। इससे पहले उन तीनों में से कोई नहीं जानता था कि आशुतोष एक ट्रेन्ड पायलट भी है। अभिनव ने उन सब की तरफ देखकर हाथ हिलाते हुए बाय कहा और एक बार फिर से वो सभी आसमान की सैर करने लगे। आ गया था। अभिनव और समीर घर आते ही शाम के अरेंजमेंट्स में बिजी हो गए थे। शाम के वक्त मित्तल हाउस से आरोही को लेने के लिए एक चमचमाती कार आई थी। शनाया और उसकी मॉम वो भी रेडी थे और सैम डायरेक्ट मित्तल हाउस पहुंचने वाली थी। जैसे वो कार आकर रुकी, उसकी ड्राइविंग सीट से समीर बाहर निकला। उसने फॉर्मल कपड़े पहने थे और काफी डिसेंट नजर आ रहा था। समीर अपने साथ सभी को मित्तल हाउस लेकर गया, जहां आज आरोही और आशुतोष की शादी की रिसेप्शन पार्टी थी। सभी के चेहरों पर खुशी थी। जैसे वो लोग मित्तल हाउस पहुंचे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मित्तल हाउस को आज किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ चमचमाती लाइट्स, गुब्बारों और फूलों की थीम से सजा हुआ शामियाना, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सबसे बड़े जलसे के लिए अभिनव ने स्पेशल तैयारियां करवाई थी। उन्होंने मुंबई की टॉप इवेंट कंपनी को सारे अरेंजमेंट्स दिए थे। बेशक उनके काम में कोई कमी नहीं थी। लाउड म्यूजिक की जगह यहाँ लाइव थीम रखी गई थी। खाने के लिए पूरे देश से हर तरह की डिशेस वाले टॉप लोगों को बुलाया गया था। देश के लगभग हर हिस्से के व्यंजनों को आज यहाँ रिसेप्शन मेन्यू में शामिल किया गया था। शादी उन्होंने बड़ी सिंपल तरीके से की थी, लेकिन रिसेप्शन उतना ही भव्य रखा था। समीर ने एक तरफ गाड़ी रोकी और फिर उतरकर उसने सबसे पहले आरोही के लिए दरवाजा खोला। समीर के साथ सिर्फ आरोही और शनाया ही बैठे थे, जबकि राजेश जी और बाकी सभी
उनके पीछे दूसरी कार में आ रहे थे। दरवाजा खोलते ही आरोही कार से बाहर उतरी। उसकी नजर सबसे पहले वहां की सजावट पर गई। इतनी बढ़िया सजावट देखकर तो किसी की भी आंखें कुछ देर के लिए उसी पर जम जाती। लेकिन आरोही ने बस एक नजर उस तरफ देखा और फिर अपनी नजरें झुका ली। आरोही के स्वागत के लिए गीता जी खुद बाहर उनका इंतजार कर रही थी। उसके साथ अभिनव और माया भी थे और संजना भी मजबूरी में उसका साथ देने के लिए वहीं खड़ी थी। आरोही के वहां पहुंचते ही वो सभी आगे आए और दुल्हन के साथ सभी मेहमानों को सम्मान के साथ अंदर लेकर गए। अंदर जाकर वो नजारा था, वो अब भी उन्होंने किसी फिल्म में ही देखा था। वहां दूर दूर तक जहां भी नजर जाती सिर्फ और सिर्फ जश्न का माहौल था। आशुतोष मित्तल की पार्टी अटेंड करने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आए हुए थे। हर तरफ वेटर्स लगातार सभी मेहमानों को सर्व करने में लगे थे और सामने एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया था जिसे तारों की तरह थीम पर डिजाइन किया हुआ था। आरोही को रात में चमचमाते हुए तारे देखना बहुत पसंद था। वो देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के सभी तारे आज मित्तल हाउस में उतर आए हों। गीता जी और शनाया ने मिलकर आरोही का हाथ पकड़ा, उसे स्टेज पर लेकर जाने लगे। उनके साथ साथ शनाया की मॉम और आरोही के डैड भी थे। आरोही के वहां पहुंचते ही सभी मेहमान कुछ देर के लिए शांत हो गए और उसी की तरफ देखने लगे। उसने एक गोल्डन लहंगा पहना था जिस पर छोटे छोटे ब्लू डायमंड्स लगे थे और चमकदार बॉर्डर में भी वो और ज्यादा खिला हुआ था। ये डिजाइनर लहंगा ड्रेस स्पेशली आरोही के लिए डिजाइन करवाया गया था। उसके साथ ही उसने एक बेशकीमती डायमंड नेकलेस भी पहना था जिसकी मार्केट वैल्यू का आरोही को कोई अंदाजा भी नहीं था। ये सारी महंगी ज्वेलरी और ड्रेस स्पेशली आरोही के लिए तैयार करवाए गए थे जो उसके रूप को और भी निखार रहे थे। शादी के दिन अपनी मनपसंद ड्रेस पहनने के बाद अब आरोही के लिए भी और भी जरूरी था कि वो अपने इन लॉज की इच्छाओं का सम्मान करे। इसलिए उसने वही ड्रेस और ज्वेलरी पहनी थी जो उसके लिए भिजवाई गई थी। आरोही धीरे धीरे चलकर स्टेज पर पहुंची जहां आशुतोष पहले से बैठा था। आरोही को आता देख आशुतोष अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। एक पल को दोनों की नजरें आपस में मिली, फिर आरोही को उसके पास ले जाकर खड़ा कर दिया गया। सभी ने माइक लेकर वहां आरोही को सबके सामने इंट्रोड्यूस किया। सबने जोरदार तालियों से आरोही का स्वागत किया और यही सारी फॉर्मेलिटीज के बाद पार्टी फिर से शुरू हो गई। एक एक करके स्टेज पर सभी आकर आरोही और आशुतोष को विश कर रहे थे और अपने साथ लाए तोहफे भी दे रहे थे। लेकिन आरोही बहुत देर से सैम को ढूंढ रही थी जो कहीं नजर नहीं आ रही थी। आरोही ने पास खड़ी शनाया से धीरे से पूछा, यार सैम कहाँ रह गई? उसने कहा था कि वो डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएगी। शनाया ने भी आरोही की तरफ देखा और कहा, हाँ कहा तो था, वो पक्का आएगी। तुझसे मिले बिना तो कहीं नहीं जा सकती। क्या मतलब? आरोही को शनाया की बात समझ नहीं आई। सैम कहीं नहीं जा सकती मतलब क्या? कहीं शनाया ने जल्दी जल्दी में ऐसा कह दिया क्या? आरोही उससे कुछ पूछना ही चाहती थी कि तभी एक दो मेहमान स्टेज पर आ गए उन दोनों को बधाई देने के लिए और आरोही कुछ कह ना पाई। आशुतोष भी आज काफी डिसेंट लुक में था और काफी खुश नजर आ रहा था। उसकी ये खुशी किस वजह से थी ये तो कोई भी गेस कर सकता था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके चेहरे पर इससे पहले इतने क्लियर एक्सप्रेशन कभी नहीं आए थे। तभी आशुतोष ने सामने से आते हुए किसी शख्स को देखा और जैसे उसकी आंखों में गुस्सा छाने लगा। आरोही की नजर उस पर गई तो उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसने भी सामने की तरफ देखा जहाँ हाथ में बड़ा सा तोहफा लिए सूरज सिंघानिया और मनीष राठौड़ चले आ रहे हैं। आरोही उन दोनों को नहीं जानती थी, लेकिन आशुतोष के एक्सप्रेशन से उसे समझ में आ गया था कि ये लोग दोस्त तो नहीं हैं। सूरज और मनीष दोनों स्टेज पर पहुंचे, आशुतोष के सामने आकर खड़े हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर आशुतोष मित्तल, आपको आने वाले वक्त के लिए पूरे सिंघानिया ग्रुप की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। सूरज ने बड़े नपे तुले ढंग से आशुतोष को बधाई देते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये लाइंस अच्छे से याद करके आया है और बधाई देने की जगह आने वाले वक्त के लिए चेतावनी देने के लिए आया है। सूरज के ऐसा कहते ही मनीष ने अपने हाथ में पकड़ा वो बड़ा सा गिफ्ट आरोही की तरफ बढ़ा दिया। हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए मिस्टर एंड मिसेस मित्तल, मनीष ने भी गिफ्ट देते हुए कहा। आरोही उन दोनों को जानती नहीं थी, लेकिन वो उनकी बातों से इतना तो समझ गई थी, ये कोई दोस्त नहीं है। वैसे भी यहाँ ज्यादातर अमीर लोग थे और आरोही के अनुसार अमीरों के चेहरे हमेशा झूठ के नकाब से ढके रहते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि उनके दिमाग में किस वक्त क्या चल रहा है। आरोही ने चुपचाप वो गिफ्ट उन लोगों से लिया और सूरज हाथ जोड़कर आशुतोष और आरोही को घूरता हुआ स्टेज से नीचे आ गया। आरोही को अभी तक सैम कहीं नजर नहीं आई थी। उसने देखा कि कुछ देर के बाद उस पार्टी में वैभव भी आया है और वो राजेश जी से कुछ बातें कर रहा है। वैभव ने आरोही की तरफ एक नजर देखा और फिर राजेश जी से बात करने लगा।
कुछ देर उनसे बात करने के बाद वो स्टेज पर गया। उसके हाथ में फूलों का एक बुके था जो बहुत सुंदर था। उसने स्टेज पर जाकर आरोही को कांग्रेट्स कहा और वो बुके दे दिया। हालांकि उसकी नजरें थोड़ी झुकी हुई थी और वो आरोही की आंखों में नहीं देख रहा था। उसने बधाई सिर्फ आरोही को दी, जबकि उसने आशुतोष की तरफ देखा भी नहीं। आशुतोष ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यही ठीक समझा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने वैभव को जॉब से निकाल दिया था और ये बात अब तक आरोही को नहीं पता चली थी। तुम कहाँ थे वैभव? शादी में भी नहीं आए, इतने दिनों से कोई खबर भी नहीं। आरोही ने उसके हाथ से बुके लेते हुए कहा। वैभव ने आरोही की बात सुनकर अपनी नजरें थोड़ी ऊपर की तरफ की। उसने सबसे पहले आरोही को देखा और फिर आशुतोष की तरफ अपनी निगाहें घुमा ली। उसने आशुतोष को देखते हुए आरोही की बात का जवाब दिया। मैं बस ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी था, इसीलिए अटेंड नहीं कर पाया। और वैसे भी अगर मैं वहां आ जाता तो यहाँ के काम कौन संभालता? वैभव की बातों में छुपा सरकाज़्म को आशुतोष अच्छी तरह से समझता था, लेकिन उसे अपने लिए फैसलों पर किसी तरह का अफसोस नहीं था। इसलिए वैभव की बात पर उसने नजरें चुराने की जगह आशुतोष उसे देखने लगा। वैभव को भले ही उसने काम से निकाला हो, लेकिन वो अभी भी आशुतोष और अभिनव को बहुत मानता था। इसीलिए जब उसने आशुतोष को अपनी तरफ घूरता पाया तो खुद ही अपनी नजरें आरोही की तरफ घुमा ली। आरोही ने भी उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे काम के लिए डेडिकेशन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। उसकी बात सुनकर वैभव भी मुस्कुरा दिया। उसे थैंक्स कहता हुआ वापस नीचे उतर गया और राजेश जी के पास जाकर बैठ गया। इसी तरह मेहमानों का आना जाना जारी था। आरोही और आशुतोष उन सभी से मिल रहे थे और उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। वहीं एक तरफ कोने में बैठी संजना अपने हार का गम शराब के साथ मना रही थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो देवदास का फीमेल वर्जन हो। पुरानी फिल्मों के दिल टूटे आशिक की तरह वो भी मुंह फुलाए बैठी थी और उसे देखकर हंसी आ रही थी। संजना तो एक तरफ बैठकर अपने हार का गम भुला रही थी, लेकिन माया के लिए अब नई मुश्किल उसके सामने थी, जिसका नाम था आरोही। पहली बात तो वो आरोही को ठीक से जानती भी नहीं थी। दूसरी बात ये कि उसके आ जाने से कहीं परिवार में माया का दबदबा कम ना हो जाए। जो भी हो, फिलहाल तो उसे अपने मकसद पर ध्यान देना था और आगे की प्लानिंग करनी थी। माया वहां से निकल के एक तरफ चली गई जहाँ थोड़ी शांति थी और अपने हाथ में पकड़े ग्लास से एक एक सिप लेने लगी। उसे देखकर समझ में आ गया था उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। और तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। इतना मत सोचिए माया जी, सेहत के लिए ठीक नहीं होता। माया ने पीछे घूमकर देखा तो मनीष और सूरज उसकी तरफ आ रहे थे। वो सूरज को जानती थी, लेकिन मनीष उसके लिए एक नया चेहरा था। माया सूरज की फितरत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने उसकी तरफ बस देखा, लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए। वो खुद भी जानना चाहती थी कि आखिर सूरज को उससे ऐसा क्या काम पड़ गया। सूरज और मनीष उसके पास आए। सूरज ने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास ऊपर करते हुए कहा, कांग्रेट्स, एक और नए कॉम्पिटिटर के लिए। सूरज की बात सुनकर माया ने अपने चेहरे पर वही जानी पहचानी रहस्यमय मुस्कान लाते हुए कहा, मेरे पति ने मुझे एक बेवकूफ और बिगड़ैल अमीरजादे के बारे में जरूर बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी मेरे सामने आ जाएगा। माया ने बिना किसी झिझक के सूरज की बेइज्जती कर दी थी। उसकी बात सुनकर तो सूरज को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या रिप्लाई थे, लेकिन उसकी बात पर मनीष ने जवाब देते हुए कहा, हम तो यहाँ इसीलिए आए थे ताकि उस महान शख्सियत से मिल सकें जिसने इतने साल तक कंपनी की मालकिन होते हुए भी एक भी फैसला ना लिया हो। मनीष ने सूरज की बेइज्जती का बदला लेते हुए माया को ताना दिया और अपने ग्लास से एक सिप लिया, जैसे कि उसकी जीत की निशानी हो। लेकिन मनीष भी माया को जानता नहीं था। माया ने दोबारा सूरज को देखकर कहा, मेरे पति सही थे। जिस इंसान ने अपने नौकरों को इतनी तमीज भी ना सिखाई हो कि किसी से मिलने पर पहले उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उस इंसान को बिगड़ैल बच्चा ही कहना सही होगा। माया की बात सुनकर तो मनीष को भी झटका सा लग गया। उसका दाग उसी पर भारी पड़ गया था। उसे लगा था वो माया को चुप करा देगा, लेकिन यहाँ उसकी वजह से सूरज की डबल बेइज्जती हो गई थी। मनीष ने इस बातों के खेल को यही खत्म करने का फैसला किया। मेरा नाम मनीष है माया जी, और हम यहाँ आपसे इसीलिए मिलने आए हैं क्योंकि आपका और हमारा दुश्मन एक ही है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है मिस्टर मनीष, आपको किसी किस्म की गलतफहमी हुई है। मुझे तो लगा कि आप लोग पार्टी अटेंड करने के लिए आए हैं। माया ने अपनी बात कहकर दोबारा अपने रिंग पर फोकस किया। मनीष समझ गया था कि माया से बहस में जीत पाना उसके बस की बात नहीं है। जितना उसने माया के बारे में रिसर्च की थी, माया उससे भी कहीं आगे की चीज है और मनीष उसे यूं ही लाइटली ले रहा था। बैर हो या प्रीत हो माया जी, छुपाने से नहीं छुपती। हम तो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं। ऐसा कहकर मनीष ने अपनी जेब से एक पैकेट निकाला और माया की तरफ बढ़ा दिया। हम अगर साथ होंगे तो दुश्मन को हराना आसान होगा माया जी।
आगे आपकी मर्जी। मनीष ने वो पैकेट माया के हाथ में रखकर अपनी बात पूरी की। फिर दोनों वहां से चले गए। माया इस वक्त लोगों की भीड़ से अलग खड़ी थी। उसके चेहरे पर शिकन के भाव बिल्कुल नहीं थे। सूरज और मनीष के वहां से जाते ही माया ने उस पैकेट की तरफ देखा। माया अच्छी तरह से जानती थी सूरज और आशुतोष के पिछले कई सालों से आपस में बनती नहीं है और सूरज आशुतोष से नफरत करता है। लेकिन माया के बारे में किसी को भी नहीं मालूम था कि फिर इसे कैसे पता चला कि उन दोनों का दुश्मन सेम है। माया ने मन में सोचा कि उसे अब और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। उसने अपने आसपास देखा। उस वक्त कोई भी नहीं था। उसने धीरे से मनीष का दिया हुआ पैकेट ओपन किया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस पैकेट में एक गन थी जो इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच भी सूरज और मनीष उस पार्टी में लेकर आए थे। जब आरोही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी, आरोही भावुक हो गई थी। उसने सैम को अपने गले से लगा लिया। शनाया भी उन दोनों को इस तरह देखकर उनसे लिपट गई थी। वो तीनों कुछ देर तक ऐसे रहे जब तक कि एक फोटोग्राफर ने उन तीनों की फोटो क्लिक नहीं कर ली। कैमरे के फ्लैशलाइट से जैसे वो तीनों रियल लाइफ में वापस आई। कुछ देर के लिए तो वो भूल ही गए थे कि वो लोग इस वक्त कहाँ खड़े हैं। उन तीनों को इस तरह देखकर गीता जी भी मुस्कुराने लगी। अब तक लगभग सभी मेहमान आ चुके थे और पार्टी खत्म होने का वक्त भी हो गया था। सैम ने आरोही और शनाया के साथ साथ बाकी सभी से बाय कहा और अपनी फ्लाइट लेने निकल गई। उसके जाने के बाद अभिनव ने आरोही के पिता शनाया और मिसेस राठी को रवि के साथ घर भेज दिया था। अब उस बड़े से मित्तल हाउस में सिर्फ फैमिली के लोग ही बचे थे। संजना काफी देर पहले ही अपने रूम में आकर सो चुकी थी क्योंकि उसे ये शादी और जश्न तमाशे की तरह लग रहा था और माया को पिछले कुछ समय से किसी ने देखा नहीं था। रात के करीब 2 बजे आरोही अपने रूम में बैठी थी जो कि पहले सिर्फ आशुतोष का था, अब शादी के बाद उन दोनों का था। बेडरूम को फूलों से सजाया गया था और आरोही बेड पर बैठी आशुतोष के आने का इंतजार कर रही थी। देखा जाए तो आज उनकी सुहाग रात थी, लेकिन आरोही के मन में बहुत सारी उथल पुथल थी। वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और न ही इससे पहले कभी उन दोनों ने बात ही की थी। आरोही के मन में आशुतोष के लिए एक गुस्सा था और ऐसे में वो उससे क्या बात करेगी ये उसे खुद भी नहीं मालूम था। वो कमरे में बैठी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसे डोर ओपन होने की आवाज सुनाई दी। उस रूम में लाइट्स बहुत धीमी थी और आरोही ने उस कम रोशनी में देखा कि सामने से आशुतोष चला आ रहा था। इतनी कम लाइट्स में भी आरोही उसके चेहरे को साफ देख सकती थी क्योंकि आशुतोष की स्किन काफी फेयर थी। आरोही चुपचाप वहीं बैठी रही, अगले पल का इंतजार करती रही। एक बार तो उसके मन में आया कि आशुतोष की वजह से बीते कुछ समय में उसने जो कुछ भी झेला है उसकी भड़ास तुरंत निकाल दे, लेकिन वो बस शांत होकर बैठी थी। वैसे भी परिवार के बाकी सदस्यों जैसे अभिनव और गीता जी का व्यवहार देखकर उसका मन पहले ही काफी पिघल चुका था। आरोही चुपचाप बैठी खुद में सिकुड़ रही थी। आशुतोष उस कमरे में दाखिल हुआ, उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर वो इसी तरह से रुका रहा, फिर सामने रखे एक लंबे सोफे पर जाकर बैठ गया। वो लगातार आरोही को घूर रहा था और आरोही अपनी गर्दन नीचे किए वहीं बैठी हुई थी, उसके अगले मूव का वेट कर रही थी। आशुतोष अचानक अपनी जगह से उठा और आरोही के करीब आया। फिर उसने वो किया जिसकी आरोही को कोई उम्मीद नहीं थी। हमेशा शांत सा रहने वाला आशुतोष आज अलग ही नजर आ रहा था। उसने अपने एक हाथ से आरोही को चेहरे से पकड़ा, उसका चेहरा ऊपर अपनी तरफ किया। आरोही अब आशुतोष की आंखों में देख सकती थी और उसमें उसे गुस्से और नफरत के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मिस आरोही शर्मा, ओह मिसेस आरोही आशुतोष मित्तल, बहुत खुशी हो रही है ना अपने नाम के साथ मित्तल जोड़कर? मित्तल खानदान की बहू बनकर खुद के लिए बड़ा प्राउड फील कर रही होंगी ना? आशुतोष की आवाज थोड़ी भारी और नफरत से भरी थी। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए आरोही को घूरा और कहा, ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। दुनिया की नजर में तुम मित्तल खानदान की बहू हो, लेकिन मेरी नजर में तुम्हारी औकात किसी नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। इस बात को याद रखना। तुम यहाँ मेरी मर्जी से आई हो, मैं जो चाहता हूँ वो हासिल कर लेता हूँ। आज से तुम इस घर में एक कैदी की तरह रहोगी और मैं तुमसे हर रोज उस तमाचे का हिसाब लूंगा जो तुमने मुझे उस दिन मॉल में सबके सामने मारा था। वेलकम टू द हेल, आरोही। आशुतोष ऐसा कहते हुए बड़ा खतरनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे की सारी मासूमियत कहीं छुप गई थी और ये उस आशुतोष की तरह नहीं दिख रहा था जिसे सब लोग जानते थे। आशुतोष ने आरोही की आंख में खौफ देखा था। उसे देखकर अच्छा लगा।
अब उसके बदले का वक्त आ गया था। वो मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ घूमा। वो शायद सोफे पर बैठने जा रहा था। आरोही ने जब उसके मुंह से ये सब बातें सुनी, उसे अचानक से धक्का लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी उस दिन की इतनी छोटी सी बात का उसकी लाइफ पर ऐसा असर पड़ेगा। आरोही की आंख से एक बूंद बाहर आने को बेताब हुई। वो पहले की तरह शांत वहीं बैठी हुई थी। आशुतोष अब तक सोफे के पास पहुंच गया था और उस पर बैठ गया। उसने दोबारा आरोही को घूर कर देखना जारी रखा और कहा, क्यों, डर लग रहा है? अच्छा है, डर लगना भी चाहिए। तुमने शादी के लिए हाँ कभी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब जब तुम यहाँ हो ही तो सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा। आशुतोष पूरी तरह आश्वस्त था कि अब वो आरोही से अपने अपमान का बदला ले पाएगा। उस दिन वो थप्पड़ उसके गाल पर नहीं बल्कि उसके ईगो पर लगा था और अब उसे यकीन था कि आरोही उसकी गुलाम बनकर रहेगी, लेकिन वो गलत था। बेड पर बैठी हुई आरोही, जो अब तक एक बेजान पुतले की सी बैठी हुई थी, अचानक से खड़ी हो गई और उठकर आशुतोष के सामने जाकर खड़ी हो गई। आशुतोष ने उसकी तरफ देखकर कहा, अफसोस हो रहा है? कोई फायदा नहीं। हाँ, अफसोस तो बहुत है, लेकिन उस दिन के थप्पड़ के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी नादानी पर। सच कहूं तो मुझे तुम्हें देखकर तरस आ रहा है। कैसे छोटे बच्चे की तरह उस दिन एक तमाचे के लिए अब तक रो रहे हो, मिस्टर आशुतोष मित्तल? आरोही के मुंह से बात सुनकर आशुतोष को यकीन नहीं हुआ कि घूंघट के पीछे सच में आरोही ही है। उसे तो शक होने लगा था कि ये कोई और है। आरोही ने अपना घूंघट अपने सर से हटा दिया। आशुतोष की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मिस्टर आशुतोष मित्तल, इसे तुम्हारी नादानी समझूं या फिर बेवकूफी? तुमने आरोही को इतना कमजोर समझ लिया जो तुम्हारे आगे अपना सर झुका लेगी? तुम गलत हो, आशुतोष मित्तल। आरोही का ये रूप देखकर आशुतोष की जुबान बंद हो गई। उसे नहीं लगा था कि आरोही उससे इस तरह से बात करेगी। इनफैक्ट उससे आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी। आशुतोष गुस्से में तमतमाया हुआ अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और आरोही की आंखों में झांकते हुए बोला, ओह, तो चिड़िया के पर निकल चुके हैं। मैं तो समझता था कि यही तो तुमने गलती की। आरोही ने उसकी बात पूरी होने से पहले कह दिया, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये थी कि तुमने मुझे कमजोर समझ लिया था। आरोही को इस तरह जुबान चलाते देख आशुतोष अपना आपा खो बैठा था और गुस्से से चिल्लाते हुए उसका हाथ हवा में उठ गया। आरोही! उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी, जबकि वो भूल गया था कि वो दोनों इस वक्त मित्तल हाउस में हैं और घर में बाकी सभी लोग मौजूद हैं। उसकी इस तेज आवाज के बाद उस कमरे में कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। दोनों इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कहीं किसी और फैमिली मेंबर ने तो आवाज तो नहीं सुन ली। आशुतोष का हाथ आरोही पर उठा था और हवा में रह गया। वो चाहता तो अपने गुस्से की वजह से आरोही पर अब तक हाथ उठा चुका होता, लेकिन उसने कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया था, इसीलिए उसका हाथ हवा में रुका रहा। वो इतने गुस्से में था कि एक पल को आरोही भी सहम गई थी, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, ध्यान से देखो खुद को, तुम्हारी असलियत यही है, आशुतोष मित्तल। कमजोरों पर हाथ उठाना और अपने पैसों के दम पर उन्हें दबाना। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुमसे ताकत में कम हो सकती हूँ, लेकिन हिम्मत में तुमसे कहीं कम नहीं हूँ, बहुत ज्यादा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा कर देखो। एक पल में अगर तुम्हारा गुरूर खत्म नहीं किया तो मेरा नाम भी आरोही नहीं है। अचानक से आरोही के अंदर जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी। शायद बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी उसकी फैमिली के साथ हुआ था, उससे हार कर टूटने की जगह उसके अंदर एक नई एनर्जी आ गई थी। उसकी मॉम इस वक्त कोमा में थी। उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अभिनव पर थी, इसलिए आरोही को अब उनकी फिक्र नहीं थी। उसे मालूम था इस घर में रहते हुए आशुतोष उस पर हाथ नहीं उठा सकता और ना ही जोर जबरदस्ती कर सकता है। उसकी हिम्मत देखकर तो आशुतोष भी कुछ देर के लिए उसे ऐसे ही देखता रह गया था। चांद की रोशनी पास में बनी खिड़की से उन दोनों के चेहरे पर बिखर रही थी और उस रोशनी में उन दो सोलमेट्स की आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत दिखाई दे रही थी। आशुतोष ने उसे इस कदर देखा, अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, अगर मैंने तुम्हें अपने आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी आशुतोष मित्तल नहीं। आशुतोष ऐसी सिचुएशन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता था। अगर वो ज्यादा देर झगड़ते तो शायद वो अपना आपा खो देता, घर में सभी को पता चल जाता। आशुतोष नहीं चाहता था उसकी मॉम या भाई को ये सब पता चले। वो गुस्से से भुनभुनाता हुआ सीधा बेड पर आकर लेट गया। रात बहुत हो चुकी थी, उसे नींद भी आ रही थी। उसने सोचा कि आरोही को वो बाद में देख लेगा, फिलहाल नींद उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशुतोष ने देखा कि टेबल पर दूध का एक गिलास रखा है, जो सुहागरात पर पत्नी अपने पति को पिलाती है। अब गुस्से में खड़ी आरोही से वो इस तरह से उम्मीद तो नहीं कर सकता था
कि उन दोनों के बीच में ये तय था कि सिर्फ नफरत का रिश्ता है, तो उसने बिना देर किए वो ग्लास उठाया, उसका दूध खुद ही पीने लगा। आशुतोष इस वक्त इतने गुस्से में था, उसने दूध का ग्लास एक ही सांस में खत्म कर दिया था और आरोही की तरफ देखते हुए अपना मुंह साफ किया, अपने बेड पर लेट गया। आरोही ने भी एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर वो भी अपनी जगह से चलकर बेड के पास आई और जाकर आशुतोष के साइड में लेट गई। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, जमीन पर है। अपनी औकात में रहना सीख लो, समझी? आशुतोष ने अपनी गर्दन उठाकर आरोही को डांटते हुए कहा। आरोही भी कहाँ कम पड़ने वाली थी, उसने उसकी बात का उसी टोन में जवाब देते हुए कहा, अभी अभी तुमने कहा ना कि मैं मित्तल खानदान की बहू हूँ। तुम शायद भूल गए, ये घर और ये कमरा आज से उतना ही मेरा है जितना तुम्हारा, और मैं अपने कमरे में अपने बेड पर ही सोऊंगी। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम बाहर जा सकते हो। आरोही ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो कहीं और जाकर नहीं सोने वाली। उसकी बात सुनकर आशुतोष को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था। एक तो आरोही के मन में उसके लिए जरा सा भी खौफ नहीं था, ऊपर से अगर वो ज्यादा तेज उस पर चिल्लाता तो घर में सबको पता चल जाएगा कि उसने आरोही से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की है। अपने बनाए हुए जाल में आशुतोष खुद ही फंसा हुआ था, तो अगर उस पर हाथ भी उठाता तो उसकी मॉम को पता चल जाएगा। उसने आरोही की तरफ देखा, इरिटेट होते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं चाहूँ तो तुम्हें तुम्हें आशुतोष इसके आगे कहते कहते अचानक से अटक गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए, सच में, जिससे आरोही के दिल में उसके लिए खौफ हो जाए। आरोही ने उसे अटकता हुआ देखकर कहा, देखो, जो भी कर सकते हो वो सोचकर सुबह आराम से बता देना। फिलहाल मुझे नींद आ रही है और मैं नींद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इतना कहकर आरोही ने जानबूझकर एक छोटी सी फेक यॉर्निंग की, जैसे कि वो उसे दिखाना चाहती हो कि उसकी बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसके बाद वो अपनी जगह पर लेट गई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आशुतोष को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ दिन पहले जब वो सिंघानिया के ऑफिस में घुसा था, तब वहां बैठा एक शख्स उसके खौफ से सहम गया था, और उस दिन जब उसने उस न्यूज वाले को किडनैप करवाया था तो उसकी एक आवाज से उस न्यूज़पेपर ओनर के माथे पर पसीना आने लगा था। आशुतोष को इस बात का तो यकीन था कि सभी उससे डरते हैं, फिर ये आरोही किस मिट्टी की बनी हुई थी? आशुतोष को पता नहीं दिमाग में क्या आया, उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फिराए, फिर उठकर आईने के सामने खड़ा हो गया, जैसे वो चेक कर रहा हो कि वो आशुतोष ही है ना। आरोही उसके बेड पर आंखें बंद किए सोई हुई थी। उसने ब्लैंकेट ओढ़ लिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर सोने लगी। आशुतोष ने आईने में अपने चेहरे को ध्यान से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि वो पहले वाला आशुतोष ही है, तो अपना सर खुजाते हुए बेड के पास आ गया। उसका मन किया कि आरोही को जगाए और फिर से झगड़ा करके उसे अपने बेड से भगा दे, लेकिन उसके तेवर से ऐसा नहीं लग रहा था। उसने कुछ देर यूं ही अपने सर को खुजाया, फिर अपना तकिया उठाकर पास रखे उस सोफे पर जाकर लेट गया, जहाँ कुछ देर पहले वो स्टाइल मारता हुआ बैठा था। आशुतोष का दिमाग खराब हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरोही को अचानक क्या हुआ है। वो उसे कमजोर सी लड़की समझता था, लेकिन वो तो उससे 2 कदम आगे निकली। आते ही उसने उसका बेड छीन लिया था। आशुतोष का मन बार बार कर रहा था कि जाकर आरोही को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दे। ऐसे वक्त में उसके मन में बचकाना ख्याल ही आ सकता था, लेकिन पिछले आधे घंटे से वो यही लेटा हुआ था और उसे सर्दी लग रही थी। कमाल की बात तो ये थी कि उसके रूम में एक ही ब्लैंकेट था। उसे ऐसा पता होता तो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी रखवा लेता। थोड़ी देर तो वो यूं ही सर्दी में ठिठुरता रहा, फिर जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उठा और जाकर चेक करने लगा कि आरोही सो गई है या नहीं। उसे अब यकीन हो गया था कि आरोही सो चुकी है। चुपचाप आरोही के साइड में जाकर लेट गया और ब्लैंकेट का आधा बचा हिस्सा उसने खुद ओढ़ लिया। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके लेटे हुए थे और 5 मिनट बाद ही आशुतोष को काफी गर्मी सी महसूस होने लगी थी। उसे लगा कि आरोही सो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं था। आशुतोष के पास में लेटने के 5 मिनट के बाद आरोही ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। आरोही के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने आशुतोष को अपनी तरफ पीठ करके सोता हुआ पाया और फिर चुपचाप अपनी गर्दन घुमाकर वो भी सो गई। डियर लिसनर, अगला एपिसोड समीर ने आरोही को आधा देखकर कहा। सबकी नजरें उसकी तरफ थी। आरोही ने एक सिंपल सा सूट पहना था। उसका चेहरा हमेशा की तरह चमक रहा था। उसके दुपट्टे ने
अपना सर ढक के रखा था। उसकी नजरें थोड़ी नीचे की तरफ थी। आशुतोष उसे देखकर सोचता रह गया कि ये वही आरोही है जिसने रात में उसकी बोलती बंद कर दी थी। आशुतोष कुछ बोल नहीं पाया, बस बैठा रहा। अब तक बाकी सभी नौकरों ने दौड़ लगाई। किचन से बाकी खाने पीने का सामान भी टेबल पर लाकर रख दिया जो आरोही ने बनाया था। आरोही ने सबके लिए नाश्ते में आलू के पराठे, गाजर का हलवा बनाया। उसके हाथ में जो ट्रे थी उसमें गाजर का हलवा ही था। प्रथा के अनुसार बहू पहली बार किचन में कुछ स्वीट डिश बनाती है। आरोही ने सभी को गाजर का हलवा सर्व किया और वहीं खड़ी हो गई। अरे, तुम वहां क्यों खड़ी हो आरोही? यहाँ आओ, हमारे साथ बैठो। गीता जी ने आरोही को सबके साथ बैठने के लिए और नाश्ता करने के लिए कहा, लेकिन उसे थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी। किसी भी लड़की के लिए ये अजीब स्थिति होती है जहाँ वो एक नए घर में एक नए परिवार के साथ खुद को एडजस्ट कर रही होती है। आरोही को मालूम था कि आज से यही उसका परिवार है, लेकिन वो थोड़ा झिझक रही थी, कहीं उसकी किसी हरकत की वजह से किसी को बुरा न लग जाए। गीता जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम अपने मॉम डैड के साथ भी ऐसे ही करती थी? आरोही को उनकी बात समझ नहीं आई। उसे थोड़ा डर लग रहा था कि उसकी कोई बात उन्हें बुरी न लग जाए। गीता जी ने कंफ्यूज्ड आरोही को देखकर कहा, अरे बेटा, परिवार वाले एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तुम हमारी फैमिली की न्यू मेंबर हो, इसीलिए हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। आरोही के मन में जो डर था वो गीता जी की बात सुनकर खत्म हो गया। उसे इस नए परिवार ने बड़े प्यार से अपना लिया था। उसे इस बात की बड़ी खुशी हुई। गीता जी ने खुद खड़े होकर उसका हाथ पकड़ा और उसे आशुतोष के पास बिठा दिया। समीर इस मौके पर भी आशुतोष को छेड़ने से चूका नहीं था, लेकिन इस बार उसने आरोही को सहारा लेकर आशुतोष की खिंचाई कर डाली। हाँ, फैमिली की सबसे न्यू मेंबर, सिर्फ तब तक जब तक कि कोई और न्यू मेंबर आकर आरोही की जगह न ले ले। समीर का इशारा समझते ही सभी एक बार फिर हंस पड़े थे। आशुतोष के साथ साथ आरोही भी पूरी तरह से चेप गई थी। संजना से अब ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो उठी और अपने रूम में चली गई। वाह, क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है! इससे ज्यादा टेस्टी गाजर का हलवा मैंने नहीं खाया लाइफ में। सच में आरोही के हाथ में तो जादू है। अभिनव ने जैसे एक बाइट ली, उसके मुंह से सिवाय तारीफ के कुछ निकला ही नहीं। सच में वो हलवा इतना टेस्टी बना था कि सभी खुश हो गए थे। उन्हें पता नहीं था कि गाजर का हलवा आरोही का फेवरेट है। उसकी मॉम हमेशा उसके लिए बनाती थी। आशुतोष ने देखा कि सभी आरोही की तारीफ में लगे हुए हैं। उसका चेहरा उतर सा गया था। वो उसे टॉर्चर करने के लिए लेकर आया था और यहाँ तो घर में सबकी फेवरेट बनने लगी वो भी बस एक ही दिन में। आशुतोष अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे ऑफिस जाने के लिए रेडी होना है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अरे बेटा, नाश्ता तो कर लो और ऑफिस एक दो दिन के बाद ज्वाइन कर लेना। फिलहाल तुम्हें बहू के साथ वक्त बिताना चाहिए, आशुतोष की मॉम ने उससे कहा। लेकिन आशुतोष ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद गीता जी ने आरोही से कहा, वो ऐसा ही है, हमेशा अपनी मनमानी करता है। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारा काम है उसे संभालना। आरोही ने गीता जी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैं उनके लिए नाश्ता लेकर जाती हूँ। और इतना कहकर आरोही ने एक प्लेट में आशुतोष के लिए नाश्ता निकाला, उसके रूम में देने के लिए चली गई। उसकी इस बात से सभी बहुत खुश हो गए थे। आरोही जब रूम में पहुंची तो आशुतोष मुंह फुलाकर सोफे पर बैठा था। आरोही ने अंदर आकर सबसे पहले उसकी हालत पर एक हल्की सी स्माइल कर दी थी। फिर खुद को संभालते हुए उसके पास आई और बोली, ये सही काम किया आपने जो सोफे पर बैठे हैं। ये बैठने के लिए बना है, सोने के लिए नहीं है। आरोही का इशारा रात वाली बात पर था। उसकी बात सुनकर आशुतोष ने कहा, खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम इस घर में हो और फैमिली के सामने हो तभी तक सेफ हो। तुम जानती नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। फिलहाल तो तुम सिर्फ नाश्ता कर सकते हो मिस्टर, जो सभी कर रहे हैं। तुम्हारे हाथ से बना हुआ कुछ नहीं खाऊंगा मैं। आशुतोष अपनी जगह खड़ा हो गया। आरोही के पास आकर अपनी आंखों में गुस्सा दिखाता हुआ बोला। उसका गुस्सा देखकर कोई भी डर जाता, लेकिन आरोही को हंसी आने लगी थी। उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और कहा, फिर तो आपको भूखे रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर माँ जी ने शाम का खाना मुझे बनाने को कहा तो? आरोही की बात सुनकर आशुतोष कंफ्यूज हो गया। उसे देखकर आरोही ने स्माइल करते हुए कहा, टेबल पर रख देती हूँ, शाम तक भूखे नहीं रहना है तो खा लेना। और इतना कहकर आरोही वहां से निकल गई। उसने जितना बुरा आशुतोष को समझा था वो उसे उतना बुरा लगा नहीं था, लेकिन अभी तो बहुत कुछ था जो उन दोनों के बारे में जानना था एक दूसरे को और समझना भी था। आशुतोष और समीर के ऑफिस जाने के बाद अभिनव भी ऑफिस के लिए निकल गया। थोड़ी देर के बाद माया भी किसी काम से घर चली गई। अब घर में सिर्फ गीता जी, संजना और आरोही थे। संजना अपने रूम में थी और आरोही बोर हो रही थी। उसे अपने मॉम डैड की याद आने लगी थी। उसने गीता जी से जाकर इस बारे में कहा तो वो अपने डैड से मिलने जाना चाहती है। गीता जी ने आरोही को प्यार से देखा और कहा, शादी के बाद पति पत्नी दोनों साथ जाते हैं,
लेकिन आशुतोष किसी की बात सुनता नहीं है। मैं तो चाहती थी कि तुम दोनों आज जाकर राजेश भाई साहब से मिल आओ, लेकिन देखो, वो तो ऑफिस के लिए निकल गया। आरोही ने गीता जी से कहा, आपने ही कहा था ना, हम एक परिवार हैं और परिवार में फॉर्मेलिटीज नहीं की जाती। उन्हें ऑफिस में जरूरी काम होगा। वैसे भी मुंबई मेरे लिए कोई नई जगह तो है नहीं, मैं अकेले ही जाकर उनसे मिल लाऊंगी। आरोही की समझदारी भरी बातें सुनकर गीता जी को बड़ा सुकून महसूस हुआ। उन्होंने उसे जाने की परमिशन दे दी। आरोही जैसे ही तैयार होकर बाहर निकली, उसने देखा कि 3 ड्राइवर्स वहां पहले से रेडी खड़े थे और गीता जी भी वहीं बैठी थी। मैं टैक्सी कर लूंगी, इसकी क्या जरूरत है? आरोही ने गीता जी की तरफ देखकर कहा। वो अभी भी उन्हें किसी संबोधन से पुकारने में हिचकिचा रही थी, जो कि नेचुरल था। गीता जी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें क्या लगता है, मित्तल खानदान की बहू टैक्सी से जाएगी और मीडिया वाले उसका पीछा नहीं करेंगे? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आरोही। तुम्हें जो कार पसंद हो वो लेकर जा सकती हो। आरोही ने देखा कि वहां तो कई कार्स थी, सभी एक से बढ़कर एक महंगी। अब तक उसने नाम ही सुने थे, लेकिन उसे देखकर हैरानी हुई कि वहां फेरारी से लेकर मारुति और वहां से लेकर टाटा तक लगभग हर किसी की गाड़ियां मौजूद थी। उसका कंफ्यूजन देखकर गीता जी ने एक ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, शाम, गाड़ी निकालो और मैडम को लेकर जाओ जहां वो बोले। उसकी बात सुनकर ड्राइवर तुरंत दौड़ता हुआ एक रोल्स रॉयस कार के पास पहुंचा, उसे आरोही के पास ले आया। आरोही ने गीता जी की तरफ देखा और कहा, थैंक यू मॉम। आरोही के मुंह से मॉम सुनकर गीता जी को बड़ा सुकून मिला। उनकी आंखों से जैसे खुशी के आंसू निकलने वाले थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए आरोही को देखा और हाथ हिलाकर बाय किया। आरोही भी मुस्कुराते हुए कार में बैठकर अपने डैड से मिलने चली गई। वहीं ऑफिस पहुंचते ही पूरे स्टाफ में जैसे हलचल सी मच गई थी। सभी फूलों और गुलदस्तों से आशुतोष का स्वागत करने लगे। सभी ने उसे शादी की बधाई दी। वैसे तो सभी स्टाफ वाले उसकी रिसेप्शन पार्टी में थे, लेकिन फिर भी आशुतोष के ऑफिस आते ही सब उसे बधाई देने लगे थे। सभी से मिलते हुए आशुतोष अपने केबिन तक पहुंचा और अंदर जाते ही अपनी चेयर पर बैठकर कुछ सोचने लगा। क्या हुआ मिस्टर आशुतोष मित्तल, किसके ख्यालों में खोए हुए हो? समीर ने फिर से आशुतोष को छेड़ने की कोशिश की, लेकिन आशुतोष उसे बताता भी तो क्या कि वो रात में हुई उसकी और आरोही के बीच की बातचीत के बारे में सोच रहा है। उसने समीर से कहा, अब तुम्हारा टांग खींचना हो गया हो तो हम थोड़ा काम कर लेते हैं। समीर समझ गया था अब आशुतोष इरिटेट हो जाएगा अगर उसने उसे छेड़ना बंद नहीं किया तो। उसने भी उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप काम में लग गया। वहीं आरोही अपनी चमचमाती कार से अपने घर पहुंची। पूरे मोहल्ले वाले उसे देखने के लिए जमा हो गए। उसकी चमचमाती रोल्स रॉयस जैसे शर्मा निवास के सामने रुकी तो आरोही के पिता और शनाया वहीं खड़े उसका वेट कर रहे थे। शनाया को आरोही ने कॉल किया था, उसके घर पहुंचने के लिए कह दिया था। जैसे आरोही अपनी कार से उतरी, शनाया दौड़कर उसके गले लग गई। वाह मिसेस मित्तल, आपके तो ठाट बाट देखने लायक है। शनाया ने उसे छेड़ने के लिए जानबूझकर कहा, मिसेस मित्तल। आरोही भी उसके गले लग गई और दोनों काफी खुश थे। कॉलोनी के बच्चे पास जाकर उसकी कार को देखने लगे और ड्राइवर उन्हें दूर भगा रहा था ताकि कोई कार पर स्क्रैच न लगा दे। अपनी पूरी कॉलोनी वालों को वहां जमा देखकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसे अपने पिता को देखकर हुई, जो दरवाजे पर खड़े जाने कब से अपनी बेटी का आने का इंतजार कर रहे थे, जबकि उन्हें एक दूसरे से दूर हुए सिर्फ कुछ घंटे ही हुए थे। आरोही ने दौड़कर अपने पिता को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आरोही के पिता ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अगर आज तुम्हारी मॉम तुम्हें इस तरह से देखती तो कितनी खुश होती। आरोही ने अपने डैड की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मॉम हमें नहीं देख सकती, लेकिन हम उन्हें देख सकते हैं। हम दोनों अभी इसी वक्त मॉम से मिलने जाएंगे। आरोही की बात सुनकर राजेश जी खुश हुए। फिर वो तीनों आरोही की कार से ममता जी से मिलने हॉस्पिटल चल दिए। वहीं इन सबसे दूर किसी अनजान जगह पर एक कार जाकर रुकी। उस कार में थी माया। बाहर निकली। वो एक सुनसान सा इलाका था जहाँ शायद पहले कोई छोटी सी फैक्ट्री रही होगी, लेकिन अब वो पूरा इलाका सन्नाटे से भरा था। माया अपनी कार से उतरकर सीधा एक टूटे फूटे टीन शेड की तरफ गई। उस टीन शेड के नीचे एक आदमी पहले से खड़ा था। वो माया का ही वेट कर रहा था। वो आदमी दिखने में थोड़ा काला और थोड़ा मोटा था। उसके चेहरे पर एक कट का निशान भी था, हालांकि वो निशान काफी नाकाम रहा। माया ने उसे सर झुकाए खड़ा देखा तो उसने अपने बैग से गन निकाल ली। वो वही गन थी जो पार्टी में मनीष और सूरज लेकर आए थे। उस गन को देखकर उस आदमी ने अपना सर ऊपर उठाया, माया की आंखों में देखा। माया की आंखों में इस वक्त बदले की आग थी। उसने वो गन माया के हाथ से ले ली और माया ने उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है? इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर उस आदमी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी गर्दन हिलाई और वो गन
अपने पास रख ली। Dear listener,